अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 4 आपका बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही थी हर्षिका की, इस वजह से इसको मैंने क्लास में तो कवर किया था, पर इसका वीडियो भी मैं डाल देती हूँ। तो बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको हम मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो वो होता क्या है। डिप्रेसिव तो आपने सुना होगा कि डिप्रेशन हो गया, है ना। तो लेकिन डिप्रेशन हो गया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, डिप्रेशन एक बड़ा वर्ड, हम बड़ा टर्म यूज़ कर लेते हैं अपनी मेंटल कंडीशंस, कभी कभी जब हम लो होते हैं उसको लेके। तो हमें क्यों नहीं करने चाहिए ऐसे भारी भरकम टर्म्स को यूज़, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे साइकोपैथोलॉजी, यानी कि आपके एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। पहले तो हम ये जान लें कि बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको हम मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। बाइपोलर में दो पोल हैं, जैसे नाम से लग रहा है ना, बाइपोलर है, दो पोल हैं। एक पोल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि लेकिन एक्सट्रीम होगा, क्योंकि भाई ये एबनॉर्मल है ना, ये साइकोपैथोलॉजी है, तो कोई भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं। जो भी पॉजिटिव है वो भी एक्सट्रीम फेज में इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि उससे डेली रूटीन जो लाइफ है वो क्या कर रही है, सफ़र कर रही है। इसी तरीके से जिसका दूसरा पोल है, यानी कि डिप्रेशन का, वो इतना ज़्यादा लो हो जा रहा है कि डेली रूटीन लाइफ के सारी जो वर्क्स हैं आपके, उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है। तो लेकिन हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर और मूड स्विंग्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर नज़र आएगा कि मूड स्विंग्स आर वेरी कॉमन एंड मे हैपन इन रिस्पॉन्स टू डेली स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस और लैक ऑफ स्लीप, है ना। नींद पूरी नहीं की, कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, या कभी किसी चीज़ पे स्ट्रेस हो गया, एग्ज़ाम स्ट्रेस हो गया, तो मूड स्विंग्स हैं। ठीक है, या अपने मन का कोई काम नहीं हुआ तो मूड स्विंग्स हो गए, अप एंड डाउन हो रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, लास्टिंग लेस देन अ डे, है ना। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई डिसऑर्डर है। पर इन कंट्रास्ट अगर हम बाइपोलर मूड एपिसोड्स की बात करें, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की बात करें, मूड डिसऑर्डर की बात करें, तो कैन लास्ट 1 to 2 weeks एंड मे अफेक्ट अ पर्सनस डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, है ना। और ऐसी स्टेज में जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस कर सकता है यूफोरिया का, डिप्रेशन का और कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं बेसिकली क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि जो आपका मूड डिसऑर्डर, बेटा अभी हम इसको DSM-4 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी अपडेशन नहीं हुआ है, DSM-5 के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इसमें, तो हम लोग DSM-4 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज़ मूड डिसऑर्डर या व्हाट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर जैसे कि नाम से लग रहा है आपको कि दो पोल्स हैं, ठीक है। एक बहुत ही एक्सट्रीम फेज़ जिसमें बहुत ही हाई हो जा रहा है इंसान, और एक बहुत ही लो फेज़ जिसमें इंसान बहुत लो हो जा रहा है। एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन है उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो इमोशन हैं, ठीक है, या उससे रिलेटेड जो जितनी भी मेंटल कंडीशंस हैं, उसमें इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो जाता है कि जो इंसान है वो अपनी डेली रूटीन के वर्क नहीं कर पाता है, डेली रूटीन में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, एक नॉर्मल लेवल बना के नहीं रख पाता। उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, और जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहा होता है। इस तरह का जो मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें व्यक्ति की जो मेंटल कंडीशन है उसमें कभी तो डिप्रेशन देखा जाता है, ठीक है, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा यूफोरिक फेज़ देखा जाता है, यानी कि मेनिक फेज़ देखा जाता है। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और कभी कभी बहुत ही सुख की अनुभूति का अनुभव करने लगेगा। ठीक है, आप जैसे आप लोग इस चार्ट में देख रहे होंगे कि एक तरफ मेनिक फेज़ आ रहा है, दूसरी तरफ डिप्रेसिव फेज़। मेनिक फेज़ में क्या है कि एलिवेटेड मूड है, एक्सपेंसिव है, इरिटेबल है, ठीक है। डिप्रेसिव में क्या, वर्थलेसनेस है, कुछ काम नहीं है, गिल्ट फीलिंग हो रही है, बेफालतू में कुछ नहीं किया फिर भी गिल्ट हो रहा है, होपलेसनेस है, मैं बेकार हूँ, कोई ज़िंदगी में आशा नहीं बची, एंगर है, इरिटेबिलिटी है, वहाँ लाउड है, रैपिड है, मतलब बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, एक इंसान में सब कुछ बहुत बड़बोलापन पाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ डिप्रेशन में क्या होगा, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है। एक इंसान बहुत कलरफुल कपड़े पहन रहा है, तो दूसरी तरफ बहुत ही डल डल ब्लैक एंड वाइट टाइप के कपड़े पहने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड है वहाँ पे, भाई डिस्ट्रैक्शन तो छोड़ो, वो अपने आप को भी ढंग से नहीं देख पा रहा है,
तो ये 2 पोल पाए जाएंगे बाइपोलर में। तो बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड Manic depressive illness या manic depression is a mental illness that causes unusual shifts in a person's mood, energy, activity levels and concentration। ठीक है, इन सब में हमें क्या मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाइपोलर डिसऑर्डर, या जिसमें 2 फेजेस पाए जाते हैं, एक बहुत एक्सट्रीम हाई फेज, एक बहुत एक्सट्रीम लो फेज। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, इसे हम यूनिपोलर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही पोल, एक ही चीज़ मिल रही है हमें। ठीक है, इसका जो मेन कॉज है वो पर्सन में पाई जाने वाली जो होपलेसनेस है, उदासी है, सैडनेस है, ठीक है, या डिप्रेशन का होना होता है। इसमें क्या होता है, पर्सन को भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, जो उसका बॉडी वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, और उसका जो पर्सन का खुद का एक्टिवेशन लेवल है वो भी लो हो जाता है। ठीक है, तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर समझ लेना। जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो इसमें एक्सट्रीम फेज वाले वो पाए जाएंगे। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्थाइमिक में और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। डिस्थाइमिक में जैसा कि आपको फिगर से ही दिख रहा होगा, डिस्थाइमिक क्या है, ऐसा डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जो क्रॉनिक होता है, बहुत ही लंबे समय, साल दर साल, महीनों के चल रहा है। ये नहीं कि आज हुआ 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में सही हो जाएगा, नहीं, साल दर साल चलता है। ठीक है, और कई वर्षों तक ऐसी ही कंडीशन इंसान की बनी रहती हैं। कई वर्षों तक, कई सालों तक, ईयर्स के ईयर्स वो कोई किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, उसके अंदर जो प्लेजरेबल फीलिंग है उसकी कमी पाई जाती है। बीच में कुछ दिनों के लिए हो सकता है वो थोड़ा सा नॉर्मल फील करे, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, फ्रीक्वेंसी है डिप्रेशन की, वो बनी रहेगी। ठीक है, तो डिस्थाइमिक में क्या है, क्रॉनिक डिप्रेशन पाया जाएगा। फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, तुम लोग को बताया था क्लास में कि एपिसोड्स होंगे। ठीक है, ये इस डिसऑर्डर में व्यक्ति एक से अधिक बड़े बड़े एपिसोड होंगे। ठीक है, पर उनके बीच में क्या होगा, गैपिंग्स होगी। व्यक्ति प्रत्येक चीज़ में अपना इंटरेस्ट खो देता है, कोई भी कार्य मन से नहीं करता, नींद की कमी, बॉडी वेट कम हो जाएगा, फटीगनेस ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन, अटेंशन में प्रॉब्लम होगी, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइड अटेम्प्ट तक कर सकता है। ठीक है, तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। पर डिप्रेसिव एपिसोड्स, जैसे सीरियल्स में एपिसोड्स होते हैं ना, और एक होती है फिल्में, कि लंबी फिल्में देखना, तो वो लंबी फिल्में हो गई डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, आपको लंबा बैठ के उसको झेलना है। सीरियल के जो एपिसोड्स होते हैं, आज दिखाया, फिर कल दिखाया, परसों दिखाया, पर इसमें उन आज कल परसों नहीं होता, महीनों महीनों का गैप होता है। ठीक है, तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया। इसमें इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। इमोशनल में क्या है, सैडनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ एन्जॉयमेंट, सुसाइडल आइडिएशन, होपलेसनेस, इनएप्रोप्रिएट गिल्ट। ठीक है, फिजिकल में फटीग है भाई, थका थका रहेगा, वेट चेंज हो जाएगा, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, सेक्सुअल डिसफंक्शंस पाए जाएंगे। कॉग्निटिव में अटेंशन, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, जजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, मेंटल शार्पनेस, थिंकिंग स्पीड, हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम, पेन, साइकोमोटर एजिटेशन, ये फिजिकल सिम्टम्स वैसे आ गए। तो ये सारी चीज़ें ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में पाई जाएंगी। जब भी इसका एक्सट्रीम फेज बन जाए और क्रॉनिक हो जाए, वो साल दर साल चले, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। और वही चीज़ जब आपकी एपिसोड्स में होने लगी, दैट इज़ कॉल्ड द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब डिस्थाइमिक को हम थोड़ा सा और डिटेल में जानें, तो अभी जो मैंने तुम लोग को बताया कि डिस्थाइमिक में क्या है, लास्ट सेवरल ईयर से चला आ रहा होगा। ठीक है, पर्सन हैज़ नॉट बीन एबल टू टॉलरेट एनीथिंग फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, वो किसी भी चीज़ को सहने की स्थिति में नहीं होता है। लैक ऑफ एन्जॉयमेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ हैप्पीनेस, इन सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ही दिन में वो चली जाएंगी या कुछ ही दिन में सही हो जाएंगी। अगर थोड़े टाइम के लिए वो सही भी है, तो जो फ्रीक्वेंसी है, कंसिस्टेंसी है, वो किसकी बनी रहेगी, डिप्रेशन की बनी रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड द डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तुम लोग को बताया कि एपिसोड्स होंगे इसमें, और उन एपिसोड्स में वही सिम्टम्स जो हैं वो बने रहेंगे। ठीक है, अब सिम्टम्स वही हैं, फीलिंग ऑफ सैडनेस, टीयरफुलनेस, एम्प्टीनेस और होपलेसनेस। बस इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है, ये तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि पीछे मैंने अभी फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव सिम्टम्स के रूप में इन्हीं को कैटेगराइज किया था। नेक्स्ट है
ठीक है। अभी हमारा डिप्रेसिव हो गया, पोल की बात करें ना, मूड डिसऑर्डर पहले बड़ा टर्म हुआ करता, अभी हम उसको बाइपोलर भी बोलते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर, व्हाट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर? बाइपोलर डिसऑर्डर उसको कहा जाता है जिसमें रोगी को बार बार डिप्रेशन या बार बार मेनिया या दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बाइपोलर डिसऑर्डर। इसको मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर के भी पार्टीशन किए गए, साइक्लोथाइमिक, जैसे उसमें डिस्थाइमिक और दूसरा हमारा क्या था, मेजर डिप्रेसिव था। तो इसमें साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर H+D यानी कि हाइपोमेनिया रहेगा, मेनिया से थोड़ा सा कम डिग्री का होता है हाइपोमेनिया। ठीक है। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर हाइपोमेनिया होगा इसमें और डिप्रेशन होगा। बाइपोलर 1 में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा और डिप्रेशन होगा। ठीक है। और अभी ये सब चीज़ें, सॉरी बाइपोलर 1 में मेनिया होगा और डिप्रेशन होगा, बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया होगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा। तो ये एक एक टर्म्स लिख दिए हैं बस। ठीक है। ये देखो, बाइपोलर 1 में एटलीस्ट 1 मेनिक एंड फॉलोड बाय डिप्रेसिव एपिसोड और अ पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड। बाइपोलर 2 में क्या, एटलीस्ट 1 हाइपोमेनिया एपिसोड एंड 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड बट नो फुल मैनिक। ठीक है। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में क्या होगा, milder form of bipolar disorder, numerous periods of hypomanic and depressive symptoms do not meet the criteria for a full manic or major depressive disorder। ठीक है। तो ये पहले HD, MD, MDD ऐसे करके याद रखना। अब साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर क्या है? साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में जो पर्सन की मेंटल स्टेज है, जो मूड है, उसमें क्रॉनिक डिस्टर्बेंस पाया जाएगा। ठीक है। इसमें जो पर्सन का डिप्रेसिव बिहेवियर है वो हाइपोमेनिक बिहेवियर के साथ पाया जाएगा। ठीक है। हाइपोमेनिया और डिप्रेशन दोनों साथ में पाए जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर हमारा। अब इसमें हाइपोमेनिया के सिम्टम्स लिख रखे हैं मैंने। एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बेफालतू में हंसी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आ रही है, उसका कोई रीज़न नहीं है। एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, मतलब बहुत ही ज़्यादा आशावादी, मैं ये कर लूँगा, मैं वहाँ का राजा बन जाऊँगा। ठीक है। मेरे तो इतने नौकर चाकर हैं, घर में 1 रुपये नहीं है खाने के लिए कि जाके कुछ सामान खरीद लें, पर करोड़ों की बात कर रहे हैं, अरबों की बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम हो रखी है। टॉकिंग मोर दैन यूजुअल, जितना नॉर्मली बात करता है इंसान उससे ज़्यादा बात कर रहा है, सेखी बगा रहा है। पुअर जजमेंट क्वालिटी, रेसिंग थॉट्स, बेफालतू भी ज़बरदस्ती के थॉट्स पे थॉट्स आ जा रहे हैं। इरिटेबल और एजिटेटेड बिहेवियर, थोड़ा सा इरिटेबल बिहेवियर कर रहा है। एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ज़बरदस्ती का इधर से उधर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। इंक्रीज ड्राइव टू परफॉर्म और अचीव गोल्स, एक्स्ट्रा जो उसकी ड्राइव है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप कम हो जाएगी। टेंडेंसी टू बी इजिली डिस्ट्रैक्टेड, जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग को हाइपोमैनिक सिम्टम्स पता चलेगा। इसी का थोड़ा सा और बढ़ा दो तो वो मेनिया के सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है। तो साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर जो हमारा है, इसमें क्या बताया हमने, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन दोनों पाया जाएगा। फिर है बाइपोलर में क्या है, मेनिया और डिप्रेशन पाया जाएगा। ठीक है। मतलब कि जब पर्सन एक या एक से अधिक मेनिया और एक या एक से अधिक डिप्रेशन की घटनाओं को एक्सपीरियंस कर चुका होता है या कर रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। ठीक है। सिम्टम्स आपको पता ही है, सिम्टम्स क्या हैं देख लीजिए। रेस्टलेसनेस रहेगी, रेसिंग थॉट्स रहेंगे, सीवियर इरिटेबिलिटी रहेगी, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग रहेगा, मतलब वही सिम्टम्स है, बस थोड़ा सा एक्सट्रीम फेज होता है। मेनिया ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, इसकी डिग्री ज़्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू हाइपोमेनिया के। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इसमें क्या है, बाइपोलर 2 में इसमें हाइपोमेनिया, ठीक है, जिसमें रोगी कम से कम हाइपोमेनिक मेंटल स्टेट का अनुभव तथा एक या एक से अधिक डिप्रेसिव मेंटल स्टेट का अनुभव कर चुका होता है। ठीक है। तो अब इसमें देखो MDD क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या है, एपिसोड में होती है ना, अभी तुम लोगों ने पढ़ा था डिप्रेशन में। तो सैडनेस हो गया, एंजाइटी हो गया, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, रेस्टलेसनेस बनी है, लेथार्जीनेस बनी हुई है, मतलब आलस आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। तो अभी आपको ये पता है मेनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है। मेनिया से छोटा होता है हाइपोमेनिया, डिप्रेशन से छोटा होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर जो डिप्रेशन है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या साइक्लोथीमिया है, ठीक है, या डिस्थाइमिक है। डिस्थाइमिक क्या है, क्रॉनिक है। साइक्लोथैमिक क्या है, क्रॉनिक है। ठीक है। लेकिन
ऐसे डिस्थाइमिक में क्रॉनिक डिस्टर्बेंस पाया जा रहा है, वैसे साइक्लोथाइमिक में क्या है, हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन पाया जा रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है, इसकी टर्म्स एक्रोनिम बना के इसकी टर्म्स याद रखने हैं। होता क्या होता है आपको पता है, हाइपोमेनिया क्या हो रहा है, बेफालतू की बातें कर रहा होगा, बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा होगा, ठीक है, लिबिडो बहुत हाई होगा, सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको सिम्टम्स पता हैं, तो अगर ये एक्रोनिम आपने याद कर रखे हैं, दिमाग में बैठा रखे हैं, तो आप अच्छे से MCQ अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, अ पर्सन विद बाइपोलर 1 विल एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेनिया, ठीक है। भाई बाइपोलर 1 जिसको होगा उसने तो मेनिया का मेनिया एपिसोड एक्सपीरियंस किया होगा, वाइल अ पर्सन विद बाइपोलर 2 विल एक्सपीरियंस अ हाइपोमैनिक एपिसोड, ठीक है। हाइपोमैनिक एपिसोड उसने एक्सपीरियंस किया होगा। अ पर्सन विद बाइपोलर 1 मे और मे नॉट एक्सपीरियंस अ डिप्रेसिव एपिसोड। बाइपोलर 1 वाले को बेटा ध्यान रखना, डिप्रेसिव एपिसोड एक्सपीरियंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाइपोलर 2 वाले को ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि उसने मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है। कि भाई बाइपोलर 1 में हो सकता है आगे इन फ्यूचर हो उसको, पर ज़रूरी नहीं है। बाइपोलर 1 में आपका क्या होना ज़रूरी है, आपके मेनिक एपिसोड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर डिप्रेशन की, तो तुम लोग को पता चल गया इमोशनल सिम्टम्स होंगे, इसमें कॉग्निटिव सिम्टम्स होंगे, मोटिवेशनल बिहेवियरल सिम्टम्स होंगे, सोमैटिक सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या आता है, हम अच्छा ये याद रखना, डिस्थाइमिक जो डिसऑर्डर है इसे हम लोग डिजीज्ड मूड भी कहते हैं, यानी कि दोस्त मूड, फॉल्टी मूड, ठीक है। इसे डबल डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें तुम लोग थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग एटिलॉजी की, कि होता कैसे है ये बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। सबके बेसिकली जो एटिलॉजी है, कॉजेज़ हैं, वो एक जैसे ही हैं। तो पहला है न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, तो कैसे होता होगा, क्या होता होगा, ठीक है। तो तुम लोग को इसमें मैंने तुम लोग को क्लास में पढ़ाया था, तुम लोग को याद है कि नहीं याद है, तो थोड़ा सा मुझे अगर बताओगे या चैट बॉक्स में डालोगे तो समझ में आएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुम लोगों ने कोई खास इस पे रिप्लाई तो करते नहीं हो, 1-2 बच्चों का ही रिप्लाई आता है। तो अगर इस बताओ तो मैं इसके अंदर तक जाऊँ और इतना टाइम दूँ इस चीज़ पे, वरना तो ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है तुम लोग को। चलो बता देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और उसमें देखा गया है कि जो भी मैनिक एपिसोड्स होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पोस्ट एट ऑल इन सब ने स्टडीज़ की, उन्होंने देखा कि बेसिकली या स्पेसिफिकली जो हमारा बाइपोलर है उसमें नॉरएपिनेफ्राइन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्राइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, उसका जो रोल है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर वो कम अधिक मात्रा में निकलेगा तो मीनिया हो जाएगा, और अगर उसका लेवल कम होगा तो डिप्रेशन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो उन्होंने इसमें ये बताया था। तो नॉरएपिनेफ्राइन आपको याद रखना है, नॉरएपिनेफ्राइन की वजह से भी क्या हो जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने वैसे तो उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने सेरोटोनिन का भी रोल पाया, कि सेरोटोनिन की वजह से डिप्रेसिव डिसऑर्डर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्राइन, डिप्रेसिव, ठीक है, ये सब डिसऑर्डर्स को आपको ध्यान में रखना है। फिर है सोडियम आयन एक्टिविटी, बस थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी डिटेल में लिखा हुआ है। सोडियम आयन एक्टिविटी पे मेल्जर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि जो मीनिया है और डिप्रेशन है उसका जो रीज़न है, इसका जो कॉज है, ठीक है, वो क्या है, पूरे ब्रेन में न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें सोडियम आयंस का फॉल्टी कम्युनिकेशन है। भाई कहते हैं ना, पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे, नेगेटिव आयंस बाहर जाएंगे, ठीक है। जब आगे पढ़ोगे एमए में तो समझ में आएगा।
तो बेसिकली उन्होंने बताया कि जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं और उन मेम्ब्रेन्स में जो सोडियम आयंस पाए जाते हैं, उनका जब फॉल्टी कम्युनिकेशन होने लगता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। फिर है जेनेटिक। अब जेनेटिक में क्या होता है, जेनेटिक हम कैसे कह सकते हैं कि हेरिडिटी की वजह से भी बाइपोलर हो रहा है। तो इस पे भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई और उसमें पाया गया कि जिनके माता पिता या बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनमें अगर ये हो चुका है बाइपोलर, तो इजीली बच्चों में भी होने की संभावना है या क्लोज रिलेटिव्स को भी होने की संभावना है। ये फैमिली पेडिग्री जो स्टडीज़ थी उनसे सामने आया था। फिर इसके बाद स्ट्रेस, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस लेने से ऐसे डिसऑर्डर्स, यानी कि सिर्फ बाइपोलर ही नहीं, बाइपोलर जैसे और भी डिसऑर्डर्स होने की जो संभावना होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे थी इटियोलॉजी और स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक बार देख लो, फिर देख लो, ओपन कर देती हूँ। अभी इसी में अगर हम जैसे ये तो बाइपोलर का हो गया, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो क्यों डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, डिसथाइमिक डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के होने की क्या कारण है। तो बेसिकली जो थ्योरीज हैं हमारी, बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, उन्होंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। बेसिकली जो आपने सभी डिसऑर्डर्स में पढ़ा है वही है इसमें। तो बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट जो होता है उसकी मान्यता है या उसका जो एक्सेप्टेंस है वो ये कहता है कि डिप्रेशन शरीर का एक तरीके की क्या है, डिस्टॉर्शन है। ठीक है, और इसका कारण जीन्स में होता है, एक तरीके का फिजियोलॉजिकल माल फंक्शन है। ठीक है, जो इनहेरिटेड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उनका कहना ये था। मतलब बहुत ही कुछ प्रूवन तरीके से नहीं बोला उन्होंने, कहा कि हाँ एक तरीके से फिजियोलॉजिकल माल फंक्शन की वजह से डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। डिप्रेशन पे आ जाते हैं हम लोग पहले। ठीक है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई, जेनेटिक फैक्टर की वजह से, न्यूरोकेमिकल फैक्टर की वजह से, न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर की वजह से ये डेवलप हो सकता है। भाई जेनेटिक फैक्टर में फैमिली पेडिग्री स्टडीज़ हुई थी, ट्विन स्टडीज़ हुई थी, एडेप्टेशन स्टडीज़ हुई थी, और सब में यही पाया गया कि जो लोग भाई जिनके माता पिता या क्लोज रिलेटिव्स को अगर डिप्रेशन था तो बच्चों में भी उसकी होने की जो संभावना थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, अब ट्विंस स्टडीज़ में भी यही पाया गया, आइडेंटिकल ट्विंस में की तुलना में फ्रैटर्नल जो ट्विंस होते हैं, ठीक है, उनमें कम होगा। भाई आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं हमारे, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन जो होते हैं, ट्विंस जो होते हैं उनमें ज़्यादा होगी, और जो आपके भाई बहन चचेरे फुफेरे होते हैं उनमें कम होगी भाई। ठीक है, ऐसे अडॉप्टेशन स्टडीज़ की गई तो उसमें ये पाया गया अडॉप्टेशन जिसने अडॉप्ट किया है उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जिसका बच्चा होता है जिसमें जेनेटिक फैक्टर जिस तरीके से जीन्स आया होता है उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है इस बच्चे पे। ऐसे ही केमिकल जो स्टडीज़ हुई इसमें पाया गया न्यूरो ट्रांसमीटर का जो है मेन रोल होता है, और इसमें नॉरएपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन, जैसे कि बाइपोलर में बताया था, ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसी में कैटाकोलामाइन हाइपोथेसिस को भी इम्पॉर्टेंट बताया गया था। इसमें बताया गया था नॉरएपिनेफ्राइन की कमी से डिप्रेशन हो जाता है। ये याद रखना है आप लोग को, नॉरएपिनेफ्राइन की कमी हो गई अगर तो डिप्रेशन हो जाएगा। ये कैटाकोलामाइन हाइपोथेसिस कहती है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। सेरोटोनिन डेफिशिएंसी से भी डिप्रेशन हो जाता है, ये इसमें बताया गया था। ठीक है, इंडुलमाइन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है इसे। फिर है न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर में क्या था, स्कैनिंग टेक्निक्स हुई थी, हार्मोनल स्टडीज़ की गई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो स्कैनिंग टेक्निक्स थी उसमें आपका बेसिकली पेट स्कैन, पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, ठीक है, और
ट्रांसक्रेशनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन टेक्निक ये सब की गई थी, जिसमें देखा गया था कि पर्सन का जो ब्रेन है वो कितना एक्टिव है। भाई ब्रेन्स पे, बॉडी पे वो वायर्स लगा दिए जाते हैं, फिर जो उसका अंदर का स्ट्रक्चर है वो सामने एक कंप्यूटर मशीन पे आने लगता है, और जितना पार्ट आपका ब्लू होता है वो डिप्रेशन से फ्री है, पर जितना पार्ट आपका ब्लैक है वो आप उतना डिप्रेसिव एरिया है, उतना ही नॉन फंक्शनल एरिया है। तो ये स्कैनिंग से भी पता चलता है कि किस वजह से किस ब्रेन के किस एरिया में डिप्रेशन है। ठीक है भाई, कई भागों में, ब्रेन के कई भागों में, या कह दो सेरेब्रम के कुछ भागों में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें ही चेंजेस आने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, कई बार स्ट्रोक्स की वजह से लेफ्ट हेमिस्फीयर में ब्रेन डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है, और डिप्रेशन भी उत्पन्न हो जाता है इससे। ऐसी हार्मोनल स्टडीज़ हुई थी जिससे पता चलता है कि डिप्रेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये मेन रोल कौन प्ले करता है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि कंट्रोल जो है वही करता है, ब्रेन ऑफ द ब्रेन कहा जाता है उसको। ठीक है, स्टडीज़ में पाया गया कि कई बार एक विशेष तरह का हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, उसका डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसे ड्रैकुला हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ड्रैकुला हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। ये सब तुम लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे MCQs हो सकते हैं। अब कई बार स्टडीज़ हुई, उसमें पाया गया कि विशेषकर जाड़े के मौसम में जब रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं तो मेलाटोनिन अधिक निकलता है, और उसकी इस एक्टिवेशन से क्या होता है, जिससे उनमें एक्टिवेशन कम हो जाता है और डिप्रेशन सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसी को कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, की कोई स्पेसिफिक सीजन आने की वजह से इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक मेंटल कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो गया। ठीक है, फिर है साइकोडायनेमिक व्यू पॉइंट। ये तो बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी डिप्रेशन में क्या क्या जाना है, इसका मैंने बनाया नहीं है, पर इसको वर्बली बता दे रही हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत सारी स्टडीज़ में पढ़ते आए, डिसऑर्डर्स में पढ़ते आए हो कि बायोलॉजिकल में हमने जेनेटिक फैक्टर को जाना, जिसमें फैमिली, पेडिग्री, ट्विन और अडोप्टेशन स्टडीज़ की बात की। न्यूरोकेमिकल में नॉरपेनेफ्राइन और सेरोटोनिन की बात की, और इसमें भी हाइपोथेसिस याद रखना, कैटाकोलामाइन हाइपोथेसिस कि नॉरपेनेफ्राइन की कमी से विषाद यानी कि डिप्रेशन हो जाता है, और सेरोटोनिन डेफिशिएंसी की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसे इंडोलमाइन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर, जिसमें स्कैनिंग स्टडीज़ की बात की, और दूसरा हार्मोनल स्टडीज़ हैं जिसमें ड्रैकुला या मेलाटोनिन हार्मोन की बात की गई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक व्यू पॉइंट, जिसे कार्ल बम ने दिया था। इन्होंने बताया था अब पर्सन को अगर किस तरह का लॉस हो गया तो डिप्रेशन एक तरीके का रिएक्शन हो जाता है कि उससे उसका जो कोई बहुत ही प्रिय वस्तु छिन गई, ठीक है, उसको मेंटल डैमेज कर देगा। मेंटल डैमेज करने की वजह से उसमें डिप्रेशन डेवलप हो गया। ऐसे ही फ्रायड का कहना था कि ओरल पीरियड के दौरान अगर किसी बच्चे की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें फिक्सेशन डेवलप हो जाएगा और आगे चल के उसमें डिप्रेशन होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये साइकोडायनेमिक थ्योरीज का एक जस्ट ब्रीफ बता दिया कि क्या कहती हैं बेसिकली। इसके बाद बिहेवियरल व्यू पॉइंट क्या बोलते हैं? बिहेवियरिस्ट बोलते हैं कि जो डिप्रेशन है एक तरीके का क्या है, मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिनके लिए रिवॉर्ड जो जनरली पॉजिटिव बिहेवियर करने पे मिलता है, ठीक है, या पॉजिटिव बिहेवियर को क्या करता है, रीइंफोर्स करता है, जब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और तो ऐसे लोगों में कम से कम पॉजिटिव बिहेवियर उत्पन्न होता है, और इनका जो स्टाइल है वो डिप्रेस्ड होने लगता है। मतलब सबने अपने अपने तरीके से, मतलब कि अगर किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है पहले पहले और शुरुआत में बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, पर धीमे धीमे अगर उसकी रिवॉर्ड की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी जाए तो उसमें डिप्रेशन डेवलप होने लगता है कि अरे मैंने तो इतना अच्छा काम किया था पर मुझे इतना अप्रिशिएशन नहीं मिला। मतलब उन्होंने अपने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है बिहेवियरिस्ट ने। बिहेवियरिस्ट ये भी कहते हैं कि गलत तरीके से लर्न करने पे भी डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, या डिप्रेशन एक लर्निंग टेंडेंसी है। ठीक है, कॉग्निटिव व्यू पॉइंट क्या कहता है? कॉग्निटिव व्यू पॉइंट कहता है, इसमें बैक की थ्योरी, मतलब सबकी थ्योरी से आ जाती हैं कि निगेटिव थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। इंसान जब निगेटिवली सोचता है, निगेटिव थिंकिंग करता है, तो इससे उसका खुद का जो सेल्फ है वो अफेक्टेड हो जाता है।
उसको ये लगता है कि वो किसी लायक नहीं है, तो मालाडेप्टिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, कॉग्निटिव ट्राइड डेवलप हो जाएगा और ऑटोमेटिक थॉट्स डेवलप हो जाएंगे जो पूरी तरीके से निगेटिविटी से घिरे हुए होंगे। ठीक है, उसकी थिंकिंग में एरर्स आने लगेंगे, हेल्पलेसनेस होपलेसनेस डेवलप हो जाएगी, उसे वो अपने आप को बेकार समझेगा, अपने आप को समझेगा कि उसके लिए कोई भी नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड द हेल्पलेस एंड होपलेसनेस। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली यही थी, आपको अब इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है कि क्या है बाइपोलर, इसके दो पोल कौन से हैं, मेनिया और डिप्रेशन। इसके टाइप्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर पहला टाइप है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिस्थाइमिक और मेजर डिप्रेसिव। डिस्थाइमिक में क्रॉनिसिटी की बात कर रहे हैं कि क्रॉनिकली चल रहा है, हम मेजर डिप्रेसिव में एपिसोड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाइपोलर में हम 2 पोल्स की बात कर रहे हैं कि हाइपोमेनिया होगा या मेनिया होगा, उधर डिप्रेशन होगा या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा। ये आपके सिम्टम्स सब साथ में लिखे हुए हैं, आपको एमसीक्यू बस अटेम्प्ट करते रहना है बेटा। ऑनलाइन भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं, आप अटेम्प्ट करिए, अपने आप को टेस्ट करिए और धीमे धीमे तैयार करिए, ना कि सिर्फ बीए के लिए बल्कि एमए के लिए भी अपने आप को तैयार करके रखिए और नेट जेआरएफ दे के अपने आप को आगे की तरफ ले जाइए, है ना। तैयारी तो शुरुआत से होती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।